वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं ए ठंडा साजी। मूवी की शुरुआत में हम थॉमस और उसकी पत्नी को देखते हैं जो हर रोज सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाते हैं हर किसी की तरह। लेकिन ये दोनों जितना मेहनती हैं उतना ही इनकी बेटी आलसी है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और साथ ही वो सुबह बहुत देर से भी उठती है। थॉमस की बेटी का नाम साजी है जिसकी शादी नहीं हो रही है और उसकी शादी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, जिस कारण अक्सर लोग उससे पूछते रहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी कब होगी। अब इसका जवाब तो साजी के पास होता नहीं, इसलिए वो इस सवाल से काफी ज्यादा चिढ़ती है। इसी बीच थॉमस से मिलने के लिए चर्च के जूनियर प्रीस्ट आते हैं। वो चर्च के लिए कुछ डोनेशन थॉमस से लेने के लिए आए होते हैं, जो कि थॉमस खुशी खुशी उन्हें दे देता है। इसी बीच वो जूनियर प्रीस्ट थॉमस से रिवील करता है कि सुना है आपकी बेटी की शादी पहले भी हो चुकी है। इस पर थॉमस बताता है कि हाँ होने वाली थी, लेकिन अचानक से लड़के वालों ने मना कर दिया। इस पर जूनियर प्रीस्ट के साथ जो आदमी आया होता है वो कहता है कि ये तो अच्छा है, साजी की उम्र भी बढ़ती जा रही है और उसकी शादी एक बार टूट चुकी है, तो उसे कोई ऐसा लड़का जरूर मिल जाएगा जिसकी बीवी मर गई हो या भाग गई हो। फिर इसके बाद साजी चर्च प्रेयर करने के लिए जाती है, जहाँ जाते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात विष्णु से होती है। विष्णु साजी से बताता है कि अगले हफ्ते मेरी शादी है, मैंने तुम्हारे पापा थॉमस को सब कुछ बता दिया है, तो उस शादी में तुम भी जरूर आना। उससे मिलने के बाद साजी चर्च में जाती है, जहाँ वो सेंट रॉकी के स्टैचू से अपने मन की बात बोलने लगती है, जैसे कि कई लोग उसका मजाक बनाते हैं और साथ में मेरी शादी भी नहीं हो रही है, ये सारी बातें बताती है। आप ही कुछ करो इस मामले में। दरअसल जिनकी भी शादी होने वाली होती है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग सेंट रॉकी से ही अपनी प्रार्थना करते हैं। फिलहाल साजी विष्णु की शादी को अटेंड करने जाती है, क्योंकि उसके पिता ने काम की वजह से वहां आने से मना कर दिया था। वहां से जब वो वापस लौटती है तो उसको एक डॉग दिखाई देता है जिसके पैर में चोट लगी हुई है। साजी उस डॉग की हालत को देखकर उस पर मरहम पट्टी वगैरह करके उसे अपने घर लाती है। मतलब कि ऊपर से भले वो ना दिखाए, लेकिन अंदर से साजी एक अच्छी इंसान है। ऊपर से रॉकर्ट्स, क्या कभी आपने किसी बेजुबान जानवर की मदद की है? अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी रही बात मेरी, तो मैंने एक बार एक बिल्ली के बच्चे को बारिश में भीगते हुए देखा तो उसे घर लेके आ गया, तब से वो मेरे पास ही है। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं तो साजी फिर से अगले दिन चर्च में जाती है, जहाँ सभी के जाने के बाद अचानक उसे किसी की आवाज आती है जो साजी से पूछती है कि साजी तुम 2 दिन नहीं आई, कहाँ थी तुम? ये बात सुनकर तो अचानक से साजी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। पहले तो उसे डर लगता है, फिर वो देखने की कोशिश करती है कि आखिर कौन उससे बात कर रहा है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। और साजी को तो जल्द ही समझ में आ जाता है कि ये आवाज सेंट रॉकी के स्टैचू से आ रही है। साजी ये जानकर काफी खुश होती है कि सेंट रॉकी उससे बात कर रहे हैं। वो उनसे पूछती है क्या आप सभी से ऐसी बातें करते हो? तो जवाब आता है कि हाँ, सिर्फ उनसे जो मुझसे प्यार करते हैं, उनमें से तुम भी एक हो। आगे सेंट रॉकी बोलते हैं कि साजी ये जो हमारी बातें हो रही है इसके बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी आवाज तुम्हें भी सुनाई नहीं देगी। इसके लिए साजी राजी हो जाती है, पर अब भी उसको शक होता है, इसलिए साजी घर आकर सेंट रॉकी के एक छोटे से स्टैचू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आती। जिस बारे में वो अगले दिन सेंट रॉकी से पूछती है तो उसकी बात सुनकर वो हंसने लगते हैं, क्योंकि साजी के सवाल और उसकी बातें बहुत ही बचकानी है। सेंट रॉकी उससे कहते हैं कि तुम रोज मुझसे यही सब फालतू की बातें मन ही मन पूछती रहती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए आना पड़ा। इस पर साजी उनसे एक और बात पूछती है। वो कहती है कि सेंट आप अगर सबके मन की बातें सुन सकते हो तो आप लोगों की विश भी तो पूरी कर सकते हो। वो कहते हैं कि नहीं, मैं उनकी विशेष गॉड तक पहुंचाता हूँ और जो इच्छा उनके लिए बेहतर होती है गॉड उससे पूरा कर देते हैं। फिलहाल साजी को अब भी यकीन नहीं होता कि वो सेंट रॉकी से ही बात कर रही है, तो वो उन्हें साक्षात अपने सामने प्रकट होने के लिए कहती है, जिस पर सेंट रॉकी उससे एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम रोज चर्च मास में शामिल होगी तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। जिसके लिए साजी मान जाती है, तो वो रोज चर्च मास में शामिल होने लगती है। इस दौरान हमें इस चर्च के मेन प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे चर्च को ज्यादा से ज्यादा डोनेशन मिले। इधर साजी ने अपना वादा पूरा कर लिया होता है, तो वो सेंट रॉकी से उनका वादा निभाने के लिए बोलती है। जिसके बाद अगले ही पल साजी के सामने सचमुच सेंट रॉकी प्रकट होते हैं, जिनको देखकर वो बहुत खुश होती है और साथ ही सरप्राइज्ड भी। वो सेंट रॉकी के कपड़ों से लेकर उनकी स्टिक तक सब कुछ देख डालती है। अब सेंट साजी से सवाल करते हैं कि तुम्हारी लाइफ कैसी है, उसमें क्या चल रहा है? जवाब में साजी कहती है कि घर में मुझे कोई किसी काम का नहीं समझता। सेंट रॉकी साजी को समझाते हैं कि अगर तुम भी कोई काम करके कुछ पैसे कमाओ तो कोई तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहेगा। उनकी ये बात साजी को समझ में आ जाती है और वो इस बारे में सोचते हुए घर आती है, जिस दौरान उसको सेंट रॉकी की आवाज फिर सुनाई देती है, जो उससे कहती कि साजी पहले तुम अपने कमरे के हुलिये को सुधारो। ये सुनते ही साजी अपने कमरे को मस्त साफ सुथरा करने में लग जाती है, जिस दौरान उसे कुछ कांच की बोतल्स मिलती हैं जिसमें कभी उसने आर्ट की थी, जिसे देखकर साजी को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो ढेर सारे कांच की बोतल्स लेकर उसमें अपनी कलाकारी करने लगती है। साथ ही वक्त
उसके साथ साजी उन्हें मार्केट में बेचने भी जाती है। इसी दौरान साजी को रॉय दिखाई देता है, जो कि बेंगलोर से हाल ही में गाँव में आया है। दरअसल साजी कभी रॉय के साथ गाया करती थी और उसे रॉय पसंद भी था। फिर साजी अगले ही दिन चर्च में जाकर रॉय के बारे में सेंट रॉकी से शेयर करती है। साथ ही वो सेंट से कहती है कि आप कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। सेंट रॉकी हंसते हुए कहते हैं कि चीजें ऐसे काम नहीं करती। अच्छा तुम एक काम करो, आज शाम के मास को जरूर अटेंड करना, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। अब साजी को सेंट रॉकी की बातों पर विश्वास हो जाता है, इसलिए वो मास को अटेंड करना चाहती है, जहाँ रॉय भी आया होता है। और रॉय को साजी देखते ही रह जाती है। उसे गाते हुए देखकर साजी के चेहरे पे मुस्कान होती है। वो कोशिश करती है कि वो रॉय से बात करे, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं आती और वो रॉय के सामने आते ही वहां से भाग खड़ी होती है। फिर एक दिन रॉय साजी को रास्ते में रोकता है, जहां साजी को पता चलता है कि रॉय चाहता है कि साजी उसके ईस्टर सेलिब्रेशन की तैयारी में मदद करे। फिर वो साजी को अगले दिन शाम को चर्च में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ जब साजी पहुंचती है तो वो रॉय को एनी नाम की औरत के साथ देखती है, जिसको देखकर साजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इस गुस्से में काफी तेज गाड़ी चलाती है, जिस कारण गिरने की वजह से उसे चोट भी आ जाती है। फिर वो अपनी चोट और रॉय के लिए शिकायत करने चर्च में सेंट रॉकी के पास जाती है, जो कि उसकी इस नादानी पर काफी हंसते हैं। वो साजी को समझाते हैं कि अभी जो जैसा चल रहा है उसे होने दो, बिना मतलब की बातों के बारे में सोचकर खुद को परेशान या दुखी मत करो। इसलिए उनके कहे मुताबिक साजी रॉय के साथ ईस्टर की तैयारियों में लग जाती है, जिस दौरान रॉय के साथ वो काफी अच्छा वक्त भी गुजारती है और साजी को उसके साथ रहकर अच्छा फील होता है। यहाँ तक कि रॉय भी उसे पसंद करने लगा है, लेकिन साजी उम्मीद कर रही होती है कि पहले रॉय उसे पहले प्रपोज करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बारे में साजी सेंट रॉकी से बताते हुए कहती है कि भला मैं लड़की होकर उसे अपने दिल की बात पहले कैसे बता सकती हूँ। सेंट रॉकी कहते हैं कि साजी तुम्हें ये दूसरा मौका मिल रहा है और जब तुम उसे बताओगी नहीं कि तुम उसको पसंद करती हो तो रॉय को कैसे पता चलेगा। और रही बात कि तुम लड़की होकर उससे कैसे ये सब कुछ कह सकती हो, तो तुम खुद को लड़की मानती हो मगर मेरे लिए तुम एक इंसान हो, तो जाओ खुलकर अपनी बात कहो। साजी हमेशा की तरह उनकी बात मानकर रॉय से अपनी बात कहने जाती है। तभी रॉय से मिलने के लिए एनी आ जाती है। उसके जाने के बाद साजी रॉय से पूछती है कि वो कौन थी। रॉय बताता है कि उसका नाम एनी है, अमेरिका में रहती है और कल ही वापस जा रही है। यही बताने के लिए वो आई थी और उसे मेरे अंकल ने मेरे लिए पसंद भी किया है। रॉय की इन बातों को सुनकर साजी का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। ये देखकर रॉय उससे कहता है कि उसे मेरे अंकल ने पसंद किया है, मैंने नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं उसको हाँ बोल दूं। साजी नाम में सर हिलाती है और आखिर हिम्मत करके रॉय से अपने दिल की बात बता ही देती है, जो सुनकर रॉय काफी खुश होता है क्योंकि वो भी साजी को पसंद करता है। इस चीज से सभी बहुत खुश होते हैं और वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सेंट रॉकी के पास आती है, मगर वो थोड़ा घबराई भी है। वो सेंट रॉकी से कहती है कि मुझे डर है कहीं इस शादी में कोई अड़चन ना आ जाए। सेंट उससे कहते हैं कि साजी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी शादी के सिलसिले में तुम्हारी और रॉय की मंडे को मीटिंग होने वाली है ना, तो एक काम करना, उस दिन सुबह की मास अटेंड करने के बाद तुम मुझसे मिलने आना। मैंने कुछ सोचा है, तुम्हारी सारी दिक्कत और परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। साजी ठीक ऐसा ही करती है और उस दिन चर्च में सेंट रॉकी से मिलने आती है, जिस दौरान वो देखती है कि सेंट रॉकी का स्टैचू वहां से गायब है। इस बारे में वो सभी लोगों से बताती है। प्रीस्ट आकर सबसे पहले डोनेशन बॉक्स को चेक करते हैं और फिर कुछ देखने के बाद कहते हैं कि सेंट रॉकी के स्टैचू के अलावा कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, जो बात सबके लिए नॉर्मल होती है, लेकिन साजी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इसके बाद एक झलक उन पैसों की दिखाई जाती है जो चर्च में लोग डोनेशन बॉक्स में डालते हैं। इस पैसों को लेकर सभी अंदर बंटवारा करते हैं। इसी बीच रॉय के पिता थॉमस से कहते हैं कि अभी हम आप लोगों से रिश्ते की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंट रॉकी स्टैचू के चोरी वाला कांड हो गया है। सब कुछ नॉर्मल होने तक अभी इस चीज को रहने देते हैं। इस बात से थॉमस को कोई दिक्कत नहीं होती। इधर सभी स्टैचू का चोर विष्णु और मिनी नाम के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को समझते हैं। साथ ही इसी बीच क्लिटस नाम का एक आदमी चर्च के लिए अपनी तरफ से सेंट रॉकी का नया स्टैचू रखवाना चाहता है, जिसके लिए उसकी सिर्फ इतनी शर्त होती है कि सेंट रॉकी के स्टिक पर उसकी फैमिली का नाम हो, जिसके लिए वो लालची प्रीस्ट मान जाता है। अब स्टैचू रख दिया गया है तो इससे साजी काफी खुश होती है। बाकी चर्च के मेंबर्स नए डोनेशन बॉक्स में और ज्यादा डोनेशन आते हुए देखकर कहते हैं कि काश इस तरह के स्टैचू चोरी होते रहें और इस तरह ढेर सारा डोनेशन आता रहे। खैर सभी के जाने के बाद साजी सेंट रॉकी को पुकारती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। साजी उनसे बात भी करने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता, जिस कारण वो फिर से उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर साजी के पिता थॉमस उससे इस उदासी का कारण पूछते हैं। साजी कहती है कि पुराना स्टैचू जो चोरी हुआ है मैं उसको लेकर उदास हूँ। बचपन से उसी को देखा तो अब नहीं दिख रहा है तो काफी
काफी दुखी हो रही हूँ। थॉमस साजी से कहते हैं कि जानती हो, जब मैं उदास होता हूँ तो मैं बाइबल पढ़ता हूँ। यही वजह है कि उसका हर एक वर्ड मुझे पूरी तरह से याद हो गया है। अब अपने पिता की बात सुनकर साजी बाइबल पढ़ने लग जाती है, जिसमें से कुछ वर्सेस पढ़ने के बाद साजी फैसला करती है कि मैं सेंट रॉकी के उस खोए हुए स्टैचू को ढूंढूंगी और पता लगाऊंगी कि वो स्टैचू किसने चुराया। इसके लिए साजी मिनी और विष्णु दोनों से बात करती है और वो दोनों भी साजी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गाँव के लोग उन्हें अभी तक चोर मानते थे और उल्टा सीधा बोलते थे। अब एक रात जब साजी सो रही होती है तो सपने में सेंट रॉकी उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो साजी को अपनी कहानी बताते हैं कि मेरा जन्म फ्रांस में एक अमीर गवर्नर के यहाँ हुआ था, पर जब मैं 20 साल का था तब मेरे माता पिता की मौत हो गई और मैंने अपनी सारी दौलत दान कर दी। जिसके बाद मैं इटली गया, जहाँ के गांव में प्लेग फैला हुआ था, तो मैंने हर तरह से उनकी मदद की और सारे गांव का प्लेग सही हो गया। लेकिन ये बीमारी मुझे लग गई और गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। उस वक्त ह्यूगो नाम का एक पपी भी मेरी बहुत मदद कर रहा था। वो मेरे प्लेग के घाव को चाटता और साथ ही जो भी खाता वो मेरे लिए लेकर आता। इस तरह उसने मेरा ख्याल रखा और मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब मैं फ्रांस वापस लौटा तो मुझे एक जासूस समझकर कैद कर दिया गया और उस दौरान मेरी मौत हो गई। जिसके बाद खुद गॉड ने मुझे ये नई जिम्मेदारी दी है और मुझे लोग सेंट रॉकी के नाम से जानने लगे। इस कहानी को सुनकर साजी सेंट से पूछती है कि बाद में ह्यूगो का क्या हुआ। सेंट रॉकी बताते हैं कि जिस डॉग को तुम अपने घर लेके आई थी वही तो ह्यूगो था। उसके इतना कहते ही साजी की नींद खुल जाती है और वो अगले दिन ह्यूगो को सब जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। साथ ही वो मिनी से भी ह्यूगो के बारे में बताती है और कहती है कि अगर वो तुम्हें कहीं भी दिखे तो मुझे जरूर बताना। साजी समझ चुकी है कि ह्यूगो ही उससे सेंट रॉकी के स्टैचू तक पहुंचाएगा, इसलिए वो भी उसे ढूंढने में लग जाती है, जबकि वो तो हमेशा उसके आसपास ही दिखता है। बस साजी ह्यूगो को नहीं देख पाती। इसी बीच मिनी साजी से बताती है कि गांव के बाहर कुएं के पास मैंने ह्यूगो को देखा, तो इसलिए साजी ह्यूगो को ढूंढते हुए विष्णु के साथ जब कुएं की तरफ जाती है तभी उसे वहां रास्ते में ह्यूगो दिखाई देता है, जो कि साजी को देखकर भागने लगता है। साजी भी ह्यूगो को पीछा करती है और वो जाकर एक स्टोर रूम में पहुंचती है, जहां पर उसे एक बोरे में सेंट का स्टैचू दिखता है, जिसे जैसे ही साजी देखने बढ़ती है वैसे ही वहां मौजूद चोर उस स्टैचू को लेकर भागते हैं। साजी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो साइकिल से भाग रहे होते हैं तो साजी भी विष्णु के साथ उनका साइकिल से पीछा करती है और आखिर में वो उन चोरों को पकड़ ही लेती है। फिर सेंट रॉकी के स्टैचू को भी बचा लेती है। फिर वो चोर पुलिस के पूछने पर बताते हैं कि हमने ये चोरी इसीलिए की क्योंकि हमें लगा कि ये स्टैचू बहुत ही कीमती है। अब साजी ने उन्हें पकड़ा होता है तो प्रीस्ट उसे सेंट रॉकी का स्टैचू देते हैं, जिसके साथ साजी को सेंट रॉकी भी दिखाई देते हैं। वो काफी खुश होती है। इस दौरान सेंट साजी को एक बंद लिफाफा देते हैं, जिससे वो साजी को रॉय के डैड को देने के लिए बोलते हैं। सेंट रॉकी कहते हैं कि इसे उन्हें देने के साथ ही वो तुम्हारी शादी रॉय से करवा देंगे। साजी बिल्कुल ऐसा ही करती है और रॉय के पिता जब उस लिफाफे को खोलते हैं तो उसमें सेंट ने उन्हें वो सब डॉक्यूमेंट्स भेजे होते हैं जिसमें सबूत मौजूद है कि कैसे चर्च के डोनेशन में सब लगातार चोरी कर रहे हैं। ये जानकर रॉय के पिता तुरंत एक्शन लेते हैं और क्योंकि वो अच्छी पोजीशन पर हैं तो उनकी इस सख्ती के कारण जिन्होंने भी चोरी की होती है उन्हें सारा पैसा वापस लौटाना पड़ता है। दूसरी ओर साजी और रॉय की शादी हो जाती है और अब भी साजी सेंट रॉकी से मिलने के लिए चर्च आती रहती है। रुको दोस्तों, जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा एक दूसरा चैनल है जहां पर हम मूवी रिव्यूज, मूवी थ्योरीज, मूवी अजम्पशन की बात करते हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड में हर जगह क्या क्या हो रहा है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल का नाम है मूवीज वेदर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।